एपिस की चीख सबसे ज्यादा नुमाया है असल में। एपिस और इस चीख का बड़ा गहरा ताल्लुक है। एपिस में चूंकि डंग मारने की दर्द का मजमून है, इसलिए वहाँ जो सर के अंदर पानी के दबाव की वजह से जो तकलीफ पहुँचती है, अगर एपिस के मिजाज का मरीज हो तो उसको बहुत तेज डंग महसूस होता है। इसकी वजह से उसकी चीख बड़ी नुमाया है। और एपिस जैसी कोई दर्दनाक चीख नहीं है जो हाइड्रोकेफेलस में सुनी जाए। उस पर एपिस देते हैं तो आहिस्ता असर करती है, हफ्ता 10 दिन कम से कम लेती है कि वो पेशाब जब आना शुरू हो जाए कसरत से तो फिर वो फ़ायदा पहुंचता है। सिलीशिया दिया जाए तो ज़्यादा तेज़ असर है और रिलीफ बहरहाल पहले दे देती है। एपिस की खराबी है कि अगर एपिस क्योर ना भी कर सके तो वक्ती तौर पर कुछ फ़ायदा दे जाती है और डॉक्टरों को धोखा लग जाता है कि कुछ फ़ायदा हुआ है, फिर वो एक जगह जाकर रुक जाएगी। फिर वो जो आँख की पुतलियाँ वो इतनी सिकुड़ जाती हैं कि जैसे एक नुक्ता बन जाती हैं। तोते जिन्होंने पाले हैं उनको पता है कि तोते को जब गुस्सा आता है तो उसके आँख की पुतली करीबन गायब हो जाती है, सिर्फ सफ़ेदी रह जाती है। उसी किस्म की पुतली बच्चे की हो जाती है और ये बहुत ख़तरनाक अलामत है कि बहुत ज़्यादा दबाव बेचारे के दिमाग पर पड़ चुका है। उसमें ये भी और ना हो तो हेलेब्रस भी मुफीद है, क्योंकि हेलेब्रस का अमूमन दिमाग की वर्मों से, उसके झिल्लियों के वर्मों और दिमाग पर दबाव से है। इसलिए जो निस्बतन काम आने वाली मुफीद दवाएं हैं, खा वो शफा दे ना भी दे सकें, वक्ती तौर पर कुछ फ़ायदा पहुंचा देती हैं, लेकिन हेलेब्रस को शफा देने वालियों में भी शुमार किया हुआ है। झुकने से अगर वर्टाइगो हो या चक्कर आए तो उसमें ये दवा अच्छी बताई जाती है। ये जो दिमाग की स्टूपिफेक्शन है, यानी मुअत्तल सा हो जाना, माउफ सा फिरना, इसमें और कोई दवा याद है आपको? कोई आज सबके दिमाग स्टूपिफाइड हुए हैं। वो बात नहीं रही पहले एकदम जवाब आया करता था ना। कोई बात है क्यों जी? हेलेब्रस तस्लीम करा दो सबको। जिंक के मुतालिक मैंने बताया था, इसमें एक तजाद पाया जाता है, एक स्टूपिफेक्शन और एक ज़ूदिसी। याद नहीं रहा? अब याद रखना। जिंक मेटालिकम। हाँ, जिंक मेटालिकम। और जिंक मेटालिकम, ये जो स्टूपिफेक्शन और ज़ूदिसी है, ये अजीब मुतज़ाद चीज़ है। यहाँ तक कि पाँव जो है मसलन ख़ास तौर पर सख्त बेचैन हो जाते हैं। ज़ूदिसी दिमाग से हटकर किनारों की तरफ हरकत कर जाती है और पाँव वगैरह पे वो बड़ी नुमाया दिखाई देती है। और जो दिमाग की स्टूपिफेक्शन है, जो अंदरूनी गहरी बीमारियों से ताल्लुक़ रखती है, अगर उसको जिंकम सेल्फ दें या जिंकम मेट दें तो ये एहतियात करें कि फिर एक हफ्ता मरीज़ के पास न जाएं, क्योंकि अगर जिंकम काम करे तो इतना असाब तन हर तरफ जिस्म के ऊपर, जिल्द पर, हर तरफ असाब में ऐसी सनसनी शुरू हो जाती है, सनसनाहट, कि बाज़ा मरीज चीखें मारता है। वो अचवी जो सिर्फ पाँव तक महदूद रहती है ना आम हालात में, वो अगर जिंकम फ़ायदा देना शुरू कर दे और गहरे मरज को ठीक करके उसको बाहर फेंके, उसमें वो बाहर किस तरह फेंकता है ये सवाल है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। जिंकम मेट में असाबी कमज़ोरी मरज के मुकाबले की राह में हायल हो जाती है। यानी जिस तरह एक नफ्सियाती लिहाज से कमज़ोर विल का मरीज़, कमज़ोर जहन का मरीज़ मुकाबले की हिम्मत ही नहीं पाता, कोई मुश्किल काम हो बैठ ही जाता है कि क्या ज़रूरत है, क्या मुसीबत करनी है। अंदरूनी तौर पर जब ये हालत जिस्म की हो कि बीमारियां हैं मगर जिस्म उनके खिलाफ उठता नहीं है, तो उस सूरत में जिंकम मेट दी जाती है। जिंकम मेट अगर सही तशखीस हो तो वो बीमारी जो मौजूद थी उसके खिलाफ जिस्म को अराउज करती है, लेकिन जब असाब जागते हैं तो छनाने लगते हैं सारे,
सारे सनसनाहट हो जाती है जिस्म पर और पता चलता है कि असाब जाग उठे हैं। फालजी मरीज अगर है तो सारा माऊफ हिस्सा फालिज का ओवर सेंसिटिव हो जाता है। जिस दफा बाद में सोने के बाद कोई टांग सो जाए या पाँव सो जाए तो बाद में जब दोबारा जान पड़ती है पाँव लगाए तो छन 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 से शुरू हो जाती है। सारे वो सनसनाहट जैसे मक्खियां भिनभिना रही हों। ये सनसनाहट इससे बहुत ज्यादा ताकत से, जिस तरह हम सोए हुए पाँव को या टांग को जगाने पर महसूस करते हैं, जिंक के मरीजों में पाई जाती है। तो दिमाग का माऊफ होना और जूद हिस्स होना ये माने रखता है। जब आप इलामतें पढ़ेंगे तो ये समझें कि मुतज़ाद चीज़ें हैं। अमूमन दिमाग माऊफ ही रहता है और उसके साथ ही जूद हिस्सी की बाज़ इलामतें मुख्तलिफ जगहों पर दिखाई भी देती हैं, ख़ास तौर पर पाँव में, और वो भी किनारों पर पाई जाती हैं। देखा आपने? एलुमिना में क्यों होना चाहिए? जी, एल्यूमिना में इस किस्म की जूद हिस्सी जो पाँव में ज़्यादा हो नहीं, ये स्टूपिफेक्शन एल्यूमिना की जो स्टूपिफेक्शन वो और है, वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से होती है। एल्यूमिना एक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पैदा करने की चोटी का जहर है और वो दौर जिसमें एल्यूमिनियम के बर्तन बहुत इस्तेमाल होते हों उनमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का एक जिम्मेदार एल्यूमिनियम को भी करा दिया जा सकता है। इसलिए जिनमें ये रुझान हो उनके मुताबिक पूरी एहतियात करनी चाहिए कि वो ना एल्यूमिनियम के बर्तनों में पकाएं, ना खाएं, ना रखें उनमें, और टिन्ड फूड से एहतराज करें, क्योंकि जितना भी टिन्ड फूड है इसकी प्रोसेसिंग में एल्यूमिना इस्तेमाल हुआ होता है। कहीं ना किसी स्टेज पर जो बड़े बड़े बर्तन हैं इनके जिनमें तैयार करते हैं उनमें एल्यूमिना होता है। इसलिए बेहतरीन ये है कि एल्यूमिना से कुल्लियतन परहेज रखा जाए। मगर मैं ये बता रहा हूँ कि उसकी स्टूपिफिक्शन वो नहीं है जो मैं ये यहाँ बयान कर रहा हूँ। वो जब आर्टरीज सिकुड़ जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, तो दिमाग आहिस्ता आहिस्ता माऊफ होता है। लेकिन ये स्टूपिफिक्शन इसलिए यकीनन नहीं कि उसका दिमाग पुरानी यादों के मुतालिक तेज रहता है, सिर्फ ताज़ा यादों में माऊफ होता है। और पुराना जिक्र आप छेड़ दें तो उसको हर चीज़ आम आदमी से भी ज़्यादा तेज याद होगी। बचपन के सारे किस्से सुनाएगा और इंटेलिजेंस भी इंटैक्ट रहती है। इसमें इंटेलिजेंस भी मुतासर होती है। इसलिए जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की बीमारी है उसको पागलपन की बीमारी नहीं कह सकते किसी कीमत पे भी। उसका दिमाग जब भी फैसला करेगा, इंटेलिजेंट फैसला करेगा, दुरुस्त फैसला करेगा। लेकिन स्टूपिफेक्शन का मरीज जो है उसके अंदर सही फैसले की भी इस्तात नहीं होती। ये जो मरीज है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का, इसको आप फैक्ट्स ताज़ा भूल गए होंगे, लेकिन अगर बता दें कि ये फैक्ट्स हैं तो नतीजा हमेशा ठीक निकालेगा। इसलिए उसको मेंटल केस या दिमागी केस से मिलता जुलता भी आप करार नहीं देते। याददाश्त है सिर्फ, और वो भी फौरी याददाश्त जो मुतासर हो रही है। जो हार्ड डिस्क की याददाश्त है वो उसी तरह कायम है। समझ गए?